Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी सेक्शन 9 सब सेक्शन 1। देखो जो चार्जिंग सेक्शन है जीएसटी का वो सेक्शन 9 में लिखा हुआ है। मैंने आप लोग को बताया था हमारे पास दो तरीके के मैकेनिज्म है जीएसटी लगाने के लिए। एक हमारे पास फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है जिसमें सप्लायर को हम लायबल करते हैं जीएसटी पे करने के लिए, और एक हमारे पास रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है जहां पर हम रिसिपिएंट को लायबल करते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जीएसटी जमा करने के लिए। राइट, यही दो मैकेनिज्म से जीएसटी लगाया जाता है। सेक्शन 9 जो है वो हमारा चार्जिंग सेक्शन है और सेक्शन 9 में ही इस आरसीएम का जिक्र आया है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें आरसीएम पढ़ना है, कौन सी सर्विसेज पे आरसीएम लगता है, कौन से गुड्स पे आरसीएम लगता है। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है सर, गवर्नमेंट ने सर्विसेज को और गुड्स को नोटिफाई किया हुआ है कि ये सर्विसेज और ये गुड्स जो हैं वो आरसीएम में आएंगे। इसके अलावा बाकी सभी एफसीएम में जाएंगे। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो मैकेनिज्म लगता है वो एफसीएम लगता है, लेकिन नोटिफाइड सप्लाईज के ऊपर आरसीएम लगता है। क्लियर है? तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 there shall be levied a tax called CGST on all the intra-state supply of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for the human consumption on the value determined under section 15 at such rates not exceeding 20% as may be notified by the government on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person। तो बेसिकली सेक्शन 9(1) किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 9(1) चार्जिंग सेक्शन की बात कर रहा है। सेक्शन 9(1) किसकी बात कर रहा है, चार्जिंग सेक्शन की बात कर रहा है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम सप्लाई में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसके ऊपर टाइम खर्च नहीं करूंगा। सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 क्या कहता है, The central tax on the supply of petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas, aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council। ये भी पढ़ लिया। मतलब 9(1) और 9(2) को जब साथ में रीड करोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि जीएसटी जो है वो सभी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगना है, लेकिन अभी तक डेट नोटिफाई नहीं करी है जीएसटी काउंसिल ने। जो डेट जीएसटी काउंसिल नोटिफाई कर देगी उस डेट से आपका जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 9(3) द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify the categories of the supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both। तो जो सेक्शन 9(3) है ये 9(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज या गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई को नोटिफाई कर सकती है, जहां पर रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और यह माना जाएगा रिसिपिएंट ही सप्लायर है, ये माना जाएगा रिसिपिएंट ही सप्लायर है, और पूरा का पूरा जीएसटी का प्रोविजन किसके ऊपर लग जाएगा, रिसिपिएंट के ऊपर लग जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9(8) डिफाइन करता है रिवर्स चार्ज को, कि रिवर्स चार्ज होता क्या है। रिवर्स चार्ज मीन्स द लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंस्टेड द सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4)। तो रिवर्स चार्ज की बातें सेक्शन 9(3) में हो रही हैं, रिवर्स चार्ज की बातें सेक्शन 9(3) में हो रही हैं और सेक्शन 9(4) में हो रही हैं। राइट, तो आपको रिवर्स चार्ज समझाया गया कि रिवर्स चार्ज क्या है सर। रिवर्स चार्ज वो जगह है जहां पर रिसिपिएंट को लायबिलिटी आता है टैक्सेस पे करने का। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा जो आप लोग को नहीं पता था, ये सारी बातें आपको पता थी, बस आपको सेक्शन नहीं पता था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात कौन से सेक्शन में लिखी हुई है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात सेक्शन 9(3) और 9(4) के अंदर मेंशन्ड है कि सर जो सप्लाईज नोटिफाई होंगी यहां पर रिसिपिएंट को अपन लायबल करेंगे टैक्सेस को पे करने के लिए। अभी तक किसी को कोई डाउट है?
तो पूछिए, वरना मैं मेन जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करूं। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कौन सी सर्विसेज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है रिवर्स चार्ज बेसिस पे। ये पूरी लिस्ट आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बीच में एक आध सर्विस जो होता है वो रिवर्स चार्ज वाली डाल देता है, बीच में एक आध सर्विस जो होता है वो एग्जेम्प्ट वाली डाल देता है। तो क्वेश्चन में आपसे जीएसटी लायबिलिटी पूछेगा और उसमें कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो रिवर्स चार्ज में जा रही हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो एग्जेम्प्ट में जा रही हैं। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा सप्लाई रिवर्स चार्ज में जाता है, कौन सा सप्लाई एग्जेम्प्ट आता है, कौन सा सप्लाई टैक्सेबल है, तब तक आप सही जीएसटी लायबिलिटी नहीं निकाल पाओगे। तो दो चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, एक जो रिवर्स चार्ज में सप्लाईज नोटिफाई हैं वो सारी आपके टिप्स पे होनी चाहिए, और जितनी भी एग्जेम्पशन मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा जो एग्जाम में आती हैं वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ये दो वो चीजें हैं जिसका आपको रट्टा मारना है। जनरली मैं आपको नहीं बोलता किसी भी चीज को लर्न करने के लिए, लेकिन ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको अच्छे से दिमाग में बैठी होने चाहिए ढंग से। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर सर्विस प्रोवाइडर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और सर्विस रिसिपिएंट कौन है? सर्विस रिसिपिएंट कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर पार्टनरशिप फर्म है। क्या बोला उसने? कह रहा है कि अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज रिसीव कर रहा है कोई बॉडी कॉर्पोरेट, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज रिसीव कर रहा है कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर? उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन्होंने स्पॉन्सर किया है IPL 2020 फॉर ₹100 करोड़ टू BCCI। अब यहां पर आप पहले मुझे यह बताओ कि सर इसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन है और सर्विस रिसिपिएंट कौन है? XYZ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसने 100 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप दी है BCCI को। यहां पर सर्विस प्रोवाइडर कौन है और सर्विस रिसिपिएंट कौन है? हो सकता है आपके दिमाग में यह आ रहा हो कि जो XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइडर है और BCCI जो है वो सर्विस रिसिपिएंट है। अगर ऐसा ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है तो यह ख्याल बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से समझिएगा। सर्विस प्रोवाइडर कभी पैसा देता नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर को हमेशा पैसा मिलता है। BCCI जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है और XYZ जो है वो आपका सर्विस रिसिपिएंट है। ये कौन है सर? XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया है सर? इन्होंने 100 करोड़ रुपए BCCI को दिए हैं स्पॉन्सरशिप के। सर ऐसा इसने क्यों किया है? बच्चे ऐसा इसने इसलिए किया है ताकि जब IPL का इवेंट हो तो वहां पर XYZ कंपनी का ब्रांडिंग हो, प्रमोशन हो। तो BCCI क्या कर रहा है सर? BCCI XYZ एंड कंपनी की ब्रांडिंग कर रहा है सर, इसके ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है। और इस ब्रांड प्रमोशन के लिए XYZ ने क्या किया है? 100 करोड़ की स्पॉन्सरशिप दी है। तो जब एड आएगी तो वहां पर आपको XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम नजर आएगा। जब कभी भी मैच चल रहा होगा तो स्टंप्स पे XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी लिखा होगा। हो सकता है जो प्लेयर्स ने जर्सी पहनी हो उस पे भी XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लिखा हो। तो मतलब XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी जब BCCI को IPL के लिए स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो BCCI क्या कर रहा है? XYZ की ब्रांडिंग कर रहा है। तो यहां पर सर्विस रिसिपिएंट है एक बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी है। यहां पर सर्विस रिसिपिएंट कौन है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है। तो इस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि ये 100 करोड़ रुपए, ये 100 करोड़ रुपए पे सपोज करो जीएसटी लगनी है 18% से।
सपोज करो जीएसटी लगनी है 18% से, तो ये 18% रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगेगी और XYZ एंड कंपनी क्या करेगी, इसके ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी डायरेक्टली पे करेगी, बीसीसीआई पे नहीं करेगी, XYZ कंपनी डायरेक्टली पे करेगी। ठीक है, हमेशा बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर सर्विस रिसिपिएंट कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस रिसिपिएंट अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर कोई आपका पार्टनरशिप फर्म है, इन दोनों में से कोई एक है, तभी रिवर्स चार्ज लगेगा। इन दोनों के अलावा अगर और कोई सर्विस रिसिपिएंट है तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट, तो पहले मैं आप लोगों को 3-4 रिवर्स मैकेनिज्म करा देता हूं और उसके बाद मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, दूसरी सर्विस आती है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइडर कौन है सर? सर्विस प्रोवाइडर है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। वो जीटीए has not taken the ITC on the goods and services used in supplying of the GTA services. Rate applicable is 5%, 2.5% CGST, 2.5% SGST and 5% IGST. सर्विस रिसिपिएंट कौन है सर? सर्विस रिसिपिएंट कोई फैक्ट्री है, सर्विस रिसिपिएंट कोई सोसाइटी है, सर्विस रिसिपिएंट कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सर्विस रिसिपिएंट कोई भी पर्सन है जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, सर्विस रिसिपिएंट कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस रिसिपिएंट कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, बीओआई है, कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। 7 लोग नोटिफाई करे गए हैं। अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज इन 7 रिसिपिएंट को मिल रही है तो सर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। जीटीए टैक्स नहीं पे करेंगी, ये 7 सर्विस रिसिपिएंट टैक्स पे करेंगे। However, reverse charge mechanism shall not apply to the services provided by a GTA by way of transport of goods in a goods carriage by road to departments establishment of the central government, state government or the UT. ठीक है, local authority, governmental agencies which has taken the registration under the GST Act only for the purpose of deducting the tax under section 51 and not for making the taxable supply of goods or services. Where the GTA opts to avail the ITC on the goods and services used in supplying the GTA, rate applicable will be 12%, 6% CGST, 6% SGST, UTGST or 12% IGST. GST shall be paid by the consignor or the consignee whosoever is liable to pay the freight charges. If a GTA has given the services to unregistered person, it will be exempt from the GST notification number 33/2017 dated 13th October 2017. सर हमें एक भी अक्षर समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अभी जब अपन चार्ट बनाएंगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड हो जा रही है जीटीए द्वारा, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए, तो इसमें सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो जीटीए है वो आईटीसी क्लेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जीटीए आईटीसी क्लेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर जीटीए आईटीसी क्लेम कर रहा है, यस, तो इस केस में कोई भी आरसीएम नहीं लगेगा। इस केस में कोई भी आरसीएम नहीं लगेगा और जो जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा 12%। राइट, अब अगर जीटीए आईटीसी क्लेम नहीं करता है, वो अपना आईटीसी का ऑप्शन छोड़ देता है कि भाई हमको आईटीसी नहीं लेने का है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में हमें यह देखना है कि जो रिसिपिएंट है वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है कि नहीं है। रिसिपिएंट जो है वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है कि नहीं।
अगर हमारे पास स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, यस, तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट नहीं है, नो, तो एफसीएम एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आई? अब ये स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन है? स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन है? स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है सर कोई भी फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड है फैक्ट्री एक्ट के तहत, कोई भी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है सोसाइटीज एक्ट के तहत, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई बॉडी कॉरपोरेट है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, बीओआई है, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर इन 7 लोगों को सर्विसेज दे रहा है जीटीए, और वो वाला जीटीए जिसने आईटीसी लेने से मना कर दिया है कि मुझे आईटीसी नहीं चाहिए, अगर जीटीए आईटीसी लेने से मना करता है और स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि इन 7 लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। और ये 7 लोग जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे डायरेक्टली, और जो रेट एप्लीकेबल होगी वो रेट होगी एट द रेट ऑफ 5%, राइट। अब कब आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगी? नोट, बल्कि मैं बोलता हूं कि ये एग्जेम्प्ट रहेगा। कब जीटीए का सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेगा? कब जीटीए का सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेगा? अगर ये सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स को दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स को दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर ये ऐसे लोगों को दिया जा रहा है, ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दिया जा रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन टीडीएस और टीडीएस काटने के लिए, टीडीएस और टीसीएस के लिए लिया है, तो इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी जा रही हैं, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। कब कब जीटीए एग्जेम्प्ट होगा? कब कब जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी? सर जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स को, एस्टैब्लिशमेंट्स को, तो उन केसेस में जीटीए की सर्विस पे टैक्स ही नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। जब आप जीटीए की सर्विसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करोगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस काटने के लिए लिया है या फिर टीसीएस के लिए लिया है, तो उस केस में आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्संस को प्रोवाइड करी हैं, तो उस केस में आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब इन केसेस में जीएसटी क्या है? इन केसेस में जीएसटी एग्जेम्प्ट है जीटीए की सर्विसेज पे, लगता ही नहीं है, राइट। शुरू से एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि जीटीए आईटीसी क्लेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जीटीए अगर आईटीसी क्लेम कर रहा है तो जीएसटी 12% से लगेगा और पूरा का पूरा एफसीएम एप्लीकेबल होगा, आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन अगर जीटीए आईटीसी नहीं ले रहा है, ऑप्शन दिया गया है कि तुम आईटीसी लोगे तो एफसीएम, आईटीसी नहीं लोगे तो आरसीएम। अगर वो आईटीसी नहीं ले रहा है और स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को सर्विसेज दे रहा है तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। और स्पेसिफाइड पर्संस नहीं है
तो FCM एप्लीकेबल होगा। अब ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स कौन है सर? फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, AOP, BOI, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द GST, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इन 7 लोगों को अगर सर्विसेज प्रोवाइड हुई तो RCM एप्लीकेबल होगा। GST का रेट लगेगा सर 5% का, राइट। इसके बाद GTA की सर्विसेज एग्जेम्प्ट कब होंगी? जब सर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दी जाएंगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है TDS पर्पस के लिए, उस केसेस में GST एग्जेम्प्ट रहेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो GST आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। आता है लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज किसने दी हैं सर? लीगल सर्विसेज अगर किसी इंडिविजुअल ने, किसी फर्म ऑफ एडवोकेट्स ने प्रोवाइड करी है, या फिर किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने प्रोवाइड करी है किसी बिजनेस एंटिटी को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, अगर उसका टर्नओवर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं बाय इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट, या फिर आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा, अगर यहां से लीगल सर्विसेज आई हैं किसी बिजनेस एंटिटी को, यहां से सर्विसेज आई हैं अगर किसी बिजनेस एंटिटी को, मतलब कि जो सर्विस रिसिपिएंट है वो बिजनेस एंटिटी है, जो सर्विस रिसिपिएंट है वो एक बिजनेस एंटिटी है। अब देखो वर्ड जो बिजनेस एंटिटी है ये बहुत बड़ा है। बिजनेस एंटिटी के अंदर सभी तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, BOI हो, फर्म हो, ये सब आ जाते हैं। मतलब कि अगर आप बिजनेस से रिलेटेड लीगल सर्विसेज ले रहे हैं तो ये माना जाएगा कि बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी जा रही हैं। तो अगर सर्विस रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है, जी हां, यस, तो अपन को यह चेक करना पड़ेगा कि इनका टर्नओवर क्या है। इनका टर्नओवर क्या है? टर्नओवर जो है वो एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट को। अब थ्रेशोल्ड क्या था सर? थ्रेशोल्ड था 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, जो आपने रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था। तो 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, व्हाटसोएवर द केस में भी। तो अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा है, यस, और आप टैक्सेबल टेरिटरी में हो, आप टैक्सेबल टेरिटरी में हो, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। और अगर आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं होता है या फिर आप कोई बिजनेस एंटिटी नहीं हो, तो इन केस में क्या होता है? इन केस में आपका जो लीगल सर्विसेज होती हैं उन पे टैक्स ही नहीं लगता है, ये आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं, राइट, ये आपकी एग्जेम्प्ट रहेंगी। तो अगर आप बिजनेस एंटिटी हैं टैक्सेबल टेरिटरी में, अगर आप बिजनेस एंटिटी हैं टैक्सेबल टेरिटरी में और आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड एक्सीड कर रहा है तो आरसीएम लगेगी, अदरवाइज आपकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी। कौन कौन सी सर्विसेज हमने यहां पे कवर करी सर? जो लीगल सर्विसेज इंडिविजुअल एडवोकेट देता है, कोई फर्म ऑफ एडवोकेट देता है, कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देता है। जैसे एग्जांपल अगर आप समझो, मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने लीगल सर्विसेज ली है फ्रॉम मिस्टर वाई, एक एडवोकेट है उनसे। अब अगर ये जो लीगल सर्विसेज ली गई हैं, ये लीगल सर्विसेज रिलेटेड टू बिजनेस हैं, अगर ये सर्विसेज रिलेटेड टू बिजनेस हैं और मिस्टर एक्स का जो टर्नओवर है वो एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट को, तो उस केस में आरसीएम लग जाएगा, यानी कि मिस्टर एक्स को टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं होता है
तो सर एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो लीगल सर्विस ली है मिस्टर एक्स ने, ये फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड है, पर्सनल है सर। और अगर ये फैमिली डिस्प्यूट किसी पर्सनल मैटर को रिलेट करती है तो सर इसके ऊपर तो सीधे सीधे एग्जेम्पशन आ रखी है। इसके ऊपर ना तो एफसीएम लगेगा, ना तो इसके ऊपर आरसीएम लगेगा। ये सर्विस जो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को दी है फैमिली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, इन सर्विसेज पे कोई भी जीएसटी नहीं है। बात समझ में आया? अगला आता है सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए होल्ड करूंगा और इस वाले पॉइंट को मैं कवर करूंगा अलोंग विद एग्जेम्पशन, कवर करूंगा अलोंग विद एग्जेम्पशन। जब मैं आपको एग्जेम्पशन कराऊंगा तो ये पॉइंट मैं आपका ऑटोमेटिकली कवर करवा दूंगा। अभी के लिए इसको होल्ड कर लेते हैं। अगला आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसे भी मैं एग्जेम्पशन के साथ ही कवर करवा दूंगा। अगला आता है सर्विसेज बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी कंपनी को, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस कंपनी को, उस बॉडी कॉर्पोरेट को क्या करना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपको पता है डायरेक्टर जो लोग होते हैं ये लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और डायरेक्टर कंपनी को क्या करते हैं सर? डायरेक्टर कंपनी को अपनी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टर कंपनी को अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं और इस नॉलेज और एक्सपीरियंस के बदले में कंपनी डायरेक्टर को क्या देती है सर? कंपनी डायरेक्टर को फीस देती है। ठीक है, अब यहां पे होल टाइम डायरेक्टर नहीं आ रहा है जो कंपनी का एम्प्लॉय है, यहां पे कंपनी के एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है। ये डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस कंपनी के साथ शेयर करता है और कंपनी इस डायरेक्टर को सिटिंग फीस देती है। तो इस फीस के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगी। आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगी और इसके ऊपर कंपनी क्या करेगी? डायरेक्टली टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को, राइट? यानी कि आपका जो डायरेक्टर है वो सर्विस प्रोवाइडर है और जो कंपनी है वो सर्विस रिसिपिएंट है। अब यहीं पे अगर डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर होता, वो कंपनी का एम्प्लॉय होता, तो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है वो जीएसटी में कवर नहीं होती है। तो होल टाइम डायरेक्टर को सैलरी मिलता है, सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन जब डायरेक्टर अपनी प्रोफेशनल नॉलेज कंपनी के साथ शेयर करता है तो कंपनी सेटिंग फीस देती है और इस फीस के ऊपर कंपनी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स पे करना पड़ता है। अगला आता है इंश्योरेंस एजेंट का सर्विसेज। इंश्योरेंस एजेंट का सर्विसेज, इंश्योरेंस एजेंट किसको सर्विस प्रोवाइड करता है सर? इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जरा ध्यान से देखिएगा, एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है और एक मिस्टर एक्स है। ये मिस्टर एक्स कौन है सर? ये एजेंट है ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉलिसी सेल करते हैं या फिर आप कह सकते हो कि कस्टमर्स ढूंढ के लेकर आते हैं। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया है? मिस्टर एक्स ने एक पॉलिसी सेल करी है कस्टमर को। इन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी है। ठीक है, इन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमर को दी है। अब होगा क्या? ये इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करेगी इस कस्टमर का। ये इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कस्टमर को। और कस्टमर से बदले में क्या चार्ज करेगी सर? कस्टमर से बदले में चार्ज करेगी प्रीमियम और इस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी लगती है। इस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी लगती है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर से प्रीमियम प्लस जीएसटी चार्ज करेगी। जीएसटी का पैसा इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को देगी, प्रीमियम का पैसा अपनी जेब में रखेगी। अब इस कस्टमर को कंपनी के पास लाया कौन सर? इस कस्टमर को कंपनी के पास लेकर आया ये एजेंट।
तो एजेंट ने क्या किया है सर, एजेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड करी है इंश्योरेंस कंपनी को। इसने क्या किया है सर, एजेंट ने सर्विस प्रोवाइड करी है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी सर, इंश्योरेंस कंपनी इस एजेंट को कमीशन देगी। अब इस कमीशन के ऊपर भी जीएसटी लगती है, लेकिन ये जीएसटी कहां पर कवर है सर, ये जीएसटी जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे कवर है। दो सर्विसेज आ रही हैं, एक सर्विस वो जो इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को दे रही है, और दूसरी सर्विस वो जो एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस की सर्विस कस्टमर को दे रही है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाती है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करती है, और जो सर्विसेज एजेंट ने कस्टमर लाने की इंश्योरेंस कंपनी को दी है वो सर्विस जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाती है, यानी कि उस पे भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, टैक्सेस पे करती है। इस वाले केस में, पहले वाले केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है और कस्टमर जो है वो सर्विस रिसिपिएंट है। दूसरे वाले केस में जो मिस्टर एक्स है वो सर्विस प्रोवाइडर है और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सर्विस रिसिपिएंट है, राइट। तो जब मिस्टर एक्स इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और कमीशन चार्ज करेंगे, उस कमीशन पे गवर्नमेंट क्या लगा देगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब सर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्या इंटेंशन है? देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाने का एक सिंपल सा इंटेंशन है कि ऐसा हो सकता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हो वो थ्रेशोल्ड एक्सीड ना करे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं और एजेंट्स को कमीशन मिलती है, और बहुत कम ही एजेंट ऐसे होते हैं जो थ्रेशोल्ड एक्सीड कर पाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर गवर्नमेंट इस सर्विस को जो एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है, अगर वो इस सर्विस को एफसीएम में रखती तो बहुत सारे एजेंट्स की सर्विसेज पे टैक्स ना लग पाता। अपना टैक्स एम्बिट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज लगाया। मतलब एजेंट अगर 10,000 रुपए की भी कमीशन अर्न करता है तो उस कमीशन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। अगर एफसीएम में रखते तो गवर्नमेंट को 20 लाख 40 लाख तक वेट करना पड़ता, जो कि नुकसानदायक होता गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए क्या किया कि सर जो ये सर्विसेज एजेंट प्रोवाइड करेगा, जो सर्विसेज एजेंट प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, इस सर्विसेज को उन्होंने किसके अंदर डाल दिया, इस सर्विस को उन्होंने आरसीएम के अंदर डाल दिया, राइट। इसके बाद अगला आता है रिकवरी एजेंट की सर्विसेज। रिकवरी एजेंट कौन होता है सर? रिकवरी एजेंट वो व्यक्ति होता है जो बैंक का लोन का पैसा रिकवर करके बैंक को देता है। भाई किसी बंदे ने लोन लिया, वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, तो रिकवरी एजेंट का काम क्या है, जो एनपीए हो गए हैं उन लोगों से अपना पैसा रिकवर करवाना। तो रिकवरी एजेंट जितना भी पैसा रिकवर करता है उस पर सर्टेन % का कमीशन रिकवरी एजेंट को दिया जाता है। तो यहां पर कह रहा है कि जो बैंकिंग कंपनी है जो वो रिकवरी एजेंट को कमीशन देगी, उस कमीशन पे रिवर्स चार्ज लगा दिया जाएगा और बैंकिंग कंपनी से हम इसका टैक्स का पैसा कलेक्ट करेंगे। बात समझ में आया? मतलब कि अगर कोई रिकवरी एजेंट किसी भी बैंक को, किसी भी एनबीएफसी को, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर लोन रिकवरी की सर्विसेज दे रहा है, और बैंक इस इंश्योरेंस एजेंट को, इस रिकवरी एजेंट को कुछ कमीशन पे कर रही है या फिर रिम्यूनरेशन दे रही है, इस कमीशन पे और इस रिम्यूनरेशन पे क्या हो जाएगा सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। यानी कि जो सर्विस रिसिपिएंट है उसे इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, विच इज नन अदर देन बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 3 मैंने आपको सर्विसेज कराई, 4 करा दी बल्कि, लीगल, डायरेक्टर, इंश्योरेंस और रिकवरी एजेंट। इनमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए। अगला आता है ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और द एंजॉयमेंट ऑफ द कॉपीराइट। सर्विस प्रोवाइडर एक म्यूजिक कंपोजर है, एक फोटोग्राफर है, एक आर्टिस्ट है और द लाइक, और सर्विस रिसिपिएंट एक म्यूजिक कंपनी है, प्रोड्यूसर है और द लाइक। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर अगर किसी म्यूजिक कंपोजर ने या फिर किसी फोटोग्राफर ने
किसी म्यूजिक कंपोजर ने या फिर किसी भी फोटोग्राफर ने या फिर सिमिलर टाइप के लोगों ने, अदर लाइक पर्सन्स ने अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं किसी म्यूजिक कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को या फिर किसी भी सिमिलर पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करी है। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी है सर? इन्होंने अलाउ किया है यूजिंग, या फिर आप इसको कह लो इन्होंने परमिट किया है कि आप इनका म्यूजिक यूज कर सकते हो या फिर इनका फोटोग्राफ यूज कर सकते हो, और म्यूजिक कंपनी इसके बदले में इन्हें कुछ रिम्यूनरेशन दे रही है या फिर आप कह लीजिए कुछ फीस दे रही है। तो इस रिम्यूनरेशन और फीस पे क्या होगा, ये जो म्यूजिक कंपनी होगी, ये जो प्रोड्यूसर होंगे, ये लोग क्या करेंगे? जीएसटी पे करेंगे। आप लोग एक चीज नोटिस करते होंगे, आजकल जो न्यू बॉलीवुड मूवीज बनती हैं उनमें अक्सर दो चीजें कॉमन हो गई हैं, आपने अगर नोटिस किया हो। एक, इसमें एक ओल्ड सॉन्ग होगा किशोर कुमार टाइप का कुछ, और एक आजकल कोई पंजाबी सॉन्ग जरूर डाल देते हैं ये लोग, जो ऑलरेडी एक हिट नंबर होता है। तो पहले ये पंजाबी सॉन्ग आया होता है, हिट हो चुका होता है, तो बॉलीवुड क्या करता है, वो सॉन्ग को पिक कर लेता है और अपने मूवी में उसको डलवाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो हो क्या रहा है बेसिकली, जो भी इस मूवी का प्रोड्यूसर होता है, जो भी इस मूवी का प्रोड्यूसर होता है, वो क्या करता है सर? वो राइट्स एक्वायर करता है। ऐसे ही कोई बंदा गाना नहीं डाल देगा किसी का, वो राइट एक्वायर करता है किससे सर? जिसके पास इस म्यूजिक के राइट्स है, ठीक है ना। अब ऑब्वियस है म्यूजिक के राइट्स किसके पास होंगे? म्यूजिक कंपोजर के पास होंगे। तो वो म्यूजिक कंपोजर से ये राइट्स एक्वायर करता है और बदले में उसे कुछ पैसा देता है। तो एक्ट कहता है कि बाबू अगर ऐसा हुआ है कि तुमने राइट एक्वायर किया है किसी म्यूजिक कंपोजर से, किसी फोटोग्राफर से या फिर सिमिलर पर्सन से, और वो तुम्हें उस राइट को यूज करने के बदले में पैसा चार्ज कर रहा है, तो जो भी पैसा तुम इसे पे करोगे, जो भी पैसा तुम इसे पे करोगे, नाम तुम इसे कुछ भी दो, जो भी तुम इसे पैसा पे करोगे, इसके ऊपर जीएसटी पे करने का लायबिलिटी तुम्हारा है, यानी कि प्रोड्यूसर का है, यानी कि जो भी म्यूजिक कंपनी है उसका है। बात समझ में आया? इसी से मिलता जुलता अगला आया है, ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और द एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। तो अगर आप ऑथर है और अपना लिटरेरी वर्क किसी पब्लिकेशन हाउस को आप दे रहे हैं कि पब्लिकेशन हाउस क्या करे, आपकी वो बुक को प्रिंट करके सेल करे, ठीक है ना। आप ऑथर हैं और आप अपना लिटरेरी वर्क परमानेंटली नहीं टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं, परमानेंटली नहीं टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि वो पब्लिकेशन हाउस उसको क्या करे, उसको प्रिंट करके मार्केट में सेल करे और आपको उसके लिए रॉयल्टी पे करे। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऑथर ने अगर राइट ट्रांसफर किया है किसी पब्लिशर को, तो पब्लिशर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑथर चूज करता है पे टैक्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज, if he has taken the registration under the CGST Act and filed a declaration in the prescribed form that he exercises the option to pay CGST on the said service under the forward charge, and that shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising the such option. He makes a declaration on the invoice issued by him in the prescribed form to the publisher. तो ऑप्शन आ गया सर, ऑप्शन आ गया। क्या ऑप्शन आ गया? कह रहा है कि सर अगर ऑथर जो है वो रजिस्टर्ड है, ऑथर जो है वो रजिस्टर्ड है, प्लस वो अंडरटेक कर रहा है टू पे टैक्सेस, प्लस वो अंडरटेक कर रहा है टू पे टैक्सेस अंडर एफसीएम। यस, तो फिर इस केस में
FCM एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो ऑथर होगा वो टैक्सेस पे करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब या तो वो रजिस्टर्ड नहीं है या फिर वो रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो FCM में टैक्स पे करने के लिए राजी नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में RCM एप्लीकेबल होगा और जो हमारा पब्लिशर है, जो पब्लिकेशन हाउस है, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है मेरी बात? अब अगर ऑथर ने ये ऑप्शन ले लिया कि बाबू मैं FCM में टैक्स पे करूंगा, तो ये जो ऑप्शन उसने अवेल किया है, इस ऑप्शन को उसे 1 साल तक फॉलो करना पड़ेगा। ये ऑप्शन उसे 1 ईयर तक फॉलो करना पड़ेगा। वो बीच में ये काम छोड़ नहीं सकता है। मतलब अगर मैं ऑथर हूं और मैं रजिस्टर्ड हूं और अंडरटेक करता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्सेस अंडर द FCM, तो जिस दिन मैं ये डिक्लेरेशन फाइल करूंगा वहां से 1 साल तक मैं इस ऑप्शन को छोड़ नहीं सकता हूं। बात समझ में आया? तो अगर आप FCM में टैक्स देना चाहते हैं तो पूरे साल भर आपको FCM में टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ऑप्शन मिलेगा दोबारा से रिवर्स चार्ज में जाने का। तो ऑथर के केस में 2 ऑप्शंस हैं। ऑथर के केस में 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप म्यूजिक कंपोजर हैं, अगर आप फोटोग्राफर हैं या फिर अदर कोई पर्सन है, मतलब जो क्रिएटिव काम देता है किसी को, क्रिएटिव काम के राइट्स देता है किसी को, अगर आप उस पर्सन की कैटेगरी में आते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है RCM। लेकिन अगर आप ऑथर हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आपकी मर्जी है आप FCM में टैक्स दो, आपकी मर्जी है आप RCM में टैक्स दो। आप अगर FCM में टैक्स देना चाहते हो तो 1 साल तक देना पड़ेगा, बीच में ये ऑप्शन आप छोड़ नहीं सकते हो। अगला आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। अ पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ये सर्विस प्रोवाइडर है, और इंपोर्टर जो है वो सर्विस रिसिपिएंट है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये USA है, ये USA है, और USA से हमने गुड्स इंपोर्ट किए हैं। USA से हमने गुड्स इंपोर्ट किए हैं। इंपोर्टर कौन है? इंपोर्टर है मिस्टर X। मिस्टर X ने USA से गुड्स इंडिया इंपोर्ट किए हैं। और गुड्स किस पे आ रहे हैं सर? गुड्स वेसल पे आ रहे हैं, ठीक है ना? गुड्स किस पे आ रहे हैं? ये गुड्स वेसल पे आ रहे हैं, राइट? तो अब वो कह रहा है कि सर ये जो गुड्स वेसल पे इंडिया में आ रहे हैं, मतलब आउटसाइड इंडिया से अगर इंडिया में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है थ्रू वेसल, आउटसाइड इंडिया से अगर इंडिया में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है थ्रू वेसल, तो इसकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सपोज कर लो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट $1000 की है, और $1000 का मल्टीप्लाई अगर अपन ₹80 पर डॉलर से करा दें तो इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 80,000 रुपए आ रही है। तो हमारा जो ये इंपोर्टर है, हमारा जो ये इंपोर्टर है, इस इंपोर्टर को इस 80,000 रुपए पे GST पे करनी पड़ेगी। सपोज कर लीजिए GST का रेट 12% है, तो सर ये 9600 रुपीज का GST हमारा इंपोर्टर पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो गुड्स इंडिया में आए हैं, इन गुड्स के ऊपर भी तो टैक्सेस लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे भाई। ये जो गुड्स आपने इंपोर्ट करे हैं, इन गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, इन गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, और ये कस्टम ड्यूटी भी कौन पे करेगा सर? ये कस्टम ड्यूटी भी इंपोर्टर पे करेगा। यानी कि जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उस पे तो ड्यूटी देनी ही देनी है इंपोर्टर को, साथ के साथ उन गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पे भी GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे इंपोर्टर पे करेगा। ध्यान दीजिएगा कि ये वो ट्रांसपोर्टेशन कवर कर रहा है जो वेसल से हो रहा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर होता है, मैं बता दे रहा हूं, ये अभी हम एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे, अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर होता तो इस केस में ये एग्जेम्प्ट रहता। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए ये इंडिया है, वेसल से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वेसल से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये USA है, ये इंडिया है। USA से इंडिया गुड्स आ रहे हैं,
यूएसए से इंडिया गुड्स आ रहे हैं, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन पे आरसीएम लगेगा। और इंडिया से अगर गुड्स यूएसए जा रहे हैं, इंडिया से गुड्स यूएसए ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो इस ट्रांसपोर्टेशन पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट है। अगर एयर से यूएसए से इंडिया गुड्स आ रहे हैं या फिर इंडिया से यूएसए गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये दोनों ही यहां पर एग्जेम्प्ट है। मतलब कि अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर होता है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया और फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, दोनों ही केसेस में एग्जेम्प्ट है। वेसल के केस में फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो सर आरसीएम लगेगा, इंपोर्टर टैक्स पे करेगा। और फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो आपका एग्जेम्प्ट है। तो मैं साथ के साथ जहां पर एग्जेम्पशन वाले पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी आपके लिए कवर करते हुए चल रहा हूं, राइट। इसके बाद आता है सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स जिसको हम डीएसएस बोलते हैं, अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी बैंक को, किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को जो कि लोकेटेड है एक टैक्सेबल टेरिटरी में। देखिए 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 देखिए, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी भी बैंक को, किसी भी एनबीएफसी को, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर उनकी कोई फाइनेंशियल असेट्स, ये फाइनेंशियल असेट्स कौन सी हो सकती हैं सर? ये फाइनेंशियल असेट्स कोई म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। अगर ये डीएसएस बेचने की अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो डीएसए अगर किसी बैंक को फाइनेंशियल एसेट्स को सेल करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो अगर डीएसए ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बैंक को, एनबीएफसी को और फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और जो सर्विस रिसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर डीएसए कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कंपनी है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। तो मान लीजिए मैं एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड्स की बेचने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड्स को बेचने की कोशिश कर रहा हूं, या एक्सिस बैंक की पॉलिसीज को बेचने की कोशिश कर रहा हूं, या एक्सिस बैंक की इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की कोशिश करता हूं और मुझे एक्सिस बैंक से कमीशन मिलता है, तो इस कमीशन पे एक्सिस बैंक को ही रिवर्स चार्ज पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं, मैं कोई पार्टनरशिप फर्म हूं, तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, इस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। अगला आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप आरबीआई को सर्विसेज दे रहे हो, कौन सी सर्विसेज दे रहे हो सर? ये जो मेंबर्स हैं ओवरसीइंग कमेटी के, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी अगर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो इस पे क्या लग जाता है, रिवर्स चार्ज। और रिवर्स चार्ज के तहत जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को क्या करता है, टैक्सेस पे करता है। बात समझ में आया? तो अगर मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे इन सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगला आता है सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति कोई भी पर्सन है अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कोई भी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। A registered person located in taxable territory, इसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। एक्सेप्ट अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी,
person deducting tax under section 51 of the CGST Act, a registered person paying tax under the section 10 of the said act। क्या बोल रहा है? कह रहा है कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं? सिक्योरिटी सर्विसेज। अगर सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट है, यस, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर? उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। और अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, नो, और वो रजिस्टर्ड पर्सन है, अदर देन, रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स, अदर देन पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 51 में टीडीएस काटने के लिए लोग रजिस्टर होते हैं, या फिर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करके बैठे हैं। सेक्शन 10 में लोग कंपोजिशन स्कीम लेते हैं। तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स, या फिर आप रजिस्टर्ड हैं सिर्फ और सिर्फ टीडीएस काटने के लिए, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है कंपोजिशन स्कीम के तहत, तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा, इनके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन हो तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगी। और अगर अनरजिस्टर्ड हो तो क्या होगा? तो उस केस में एफसीएम लगेगा। क्लियर हुआ फंडा? या मैं इसको आपको दोबारा से समझाता हूं, सही तरीके से मैं इसको दोबारा से बता देता हूं। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, राइट, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं तो उस केस में एफसीएम एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हैं एज डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, या फिर आप रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 51 टू डिडक्ट टीडीएस, या फिर आप रजिस्टर्ड हैं अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो इसके ऊपर भी सर एफसीएम एप्लीकेबल होगा। इसके ऊपर भी सर एफसीएम एप्लीकेबल होगा। राइट, अब क्लियर है? तो अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट है तो एफसीएम लगना ही लगना है। अगर सर्विस प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और सर्विस जो दी जा रही है वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो एफसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं एज अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अगर आप रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 51 टू डिडक्ट द टीडीएस, अगर आप रजिस्टर्ड है अंडर द कंपोजिशन स्कीम, तो सर उस केस में एफसीएम एप्लीकेबल होगा, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट, इसके बाद आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट। इसको भी मैं आपको एग्जेम्पशन के साथ कराऊंगा। अगले वाले पॉइंट को भी मैं आपको एग्जेम्पशन के साथ कराऊंगा। अब जो ग्रीन फॉन्ट से लिखा हुआ है ये आपकी अमेंडमेंट है, इसे जरा ध्यान से पढ़िएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइंड टू कैरी द पैसेंजर्स वेयर the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient। ध्यान से, services by way of renting of motor vehicles designed to carry the passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient। okay, any person other than body corporate is a service provider।
taken only the limited ITC of the input services in the same line of business. Rate applicable is 5%. Recipient is any body corporate located in the taxable territory. However, no RCM shall be applicable if the service provider opts to pay GST at the rate of 12%. देखिए कहना क्या चाह रहा है आपसे, रेंटिंग हो रही है मोटर व्हीकल की, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल, मतलब आपको जो मोटर व्हीकल दिया जा रहा है उसके अंदर फ्यूल की कॉस्ट भी इंक्लूड करी जा रही है। मतलब पेट्रोल डलवा के आपको गाड़ी दी गई है, डीजल डलवा के आपको गाड़ी दी गई है, मतलब कि हायर के चार्जेस इंक्लूसिव ऑफ फ्यूल है, राइट। और ये जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हुआ है ये किसके लिए हुआ है सर? पैसेंजर्स के लिए हुआ है। ये मोटर व्हीकल कौन सा है? पैसेंजर वाला मोटर व्हीकल है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाला मोटर व्हीकल नहीं है। तो रेंटिंग ऑफ पैसेंजर्स मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अगर सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट है, यस, तो उस केस में आपका FCM एप्लीकेबल होगा। और अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, नो, और ये ऑप्ट कर रहा है फॉर लिमिटेड ITC, जिसपे GST लगती है एट द रेट ऑफ 5%, यस, लिमिटेड ITC ले रहा है ये। और जो रिसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, यस, तो इस केस में RCM लग जाएगी। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है या फिर लिमिटेड ITC नहीं ले रहा है तो इस केस में FCM एप्लीकेबल हो जाएगा। बात समझ में आया? कहना मैं क्या चाह रहा हूं, मतलब RCM कब लगेगा? RCM लगाने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, सर्विस प्रोवाइडर जो हो वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, राइट। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर जो है वो लिमिटेड ITC ले रहा हो। इसके बाद जो सर्विस रिसिपिएंट हो वो बॉडी कॉर्पोरेट हो। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो RCM लगेगी। और अगर इन 3 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो उस केस में आपका RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, जो रेंटिंग हो रही है वो किसकी हो रही है सर? पैसेंजर्स के मोटर व्हीकल की हो रही है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल। दैट मीन्स कि अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ मोटर व्हीकल ही रेंट पे दिया जा रहा है तो भी RCM नहीं लगेगा। मतलब कि जब ये 4 कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करोगे, तभी RCM लगेगा, अदरवाइज RCM नहीं लगेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल्स बनाते हैं। मिस्टर X हैं, इन्होंने दी है कार ऑन रेंट टू मिस्टर Y इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल। आपको बताना है कौन सा GST मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा अगर मिस्टर X ऑप्ट्स करते हैं फॉर लिमिटेड ITC। लिमिटेड ITC का मतलब जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस का ITC है वो लेंगे। मतलब क्या है इसका?
मिस्टर एक्स ने खुद कार किराए पे ली है आगे कार किराए पे देने के लिए, तो कार के किराए पे जो मिस्टर एक्स टैक्सेस देंगे उसका उन्हें आईटीसी मिलेगा। मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे जो आप जीएसटी दोगे उसका आईटीसी मिलेगा, उसके अलावा आप और कोई आईटीसी नहीं ले रहे हो। तो अगर मिस्टर एक्स लिमिटेड आईटीसी के लिए ऑप्ट करते हैं तो क्या होगा? अगर मिस्टर एक्स कंप्लीट आईटीसी पे बिलीव करते हैं, लिमिटेड आईटीसी की बात नहीं करते हैं, वो कंप्लीट आईटीसी ऑप्ट करते हैं तो क्या होगा? तो सर यहां पर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और जो सर्विस रिसिपिएंट है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सर्विस रिसिपिएंट को बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए था, यानी कि अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों ही केसेस में आपका एफसीएम लगेगा। नाउ सपोज हमने ये कार जो है वो रेंट पे दी है वाई लिमिटेड को, तो अब आपका आंसर क्या होगा? सर अगर ऐसा है तो ए वाले केस में आरसीएम लगेगा और बी वाले केस में आपका एफसीएम लगेगा। मतलब कि जब एक्स लिमिटेड आईटीसी ले रहा है तो उस केस में आरसीएम लगा देंगे, और जब अनलिमिटेड आईटीसी ले रहा है तो उस केस में एफसीएम लगा देंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखिएगा, मिस्टर ए हैं, इन्होंने रेंट किया है कार एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल टू जेड लिमिटेड, राइट। अब मिस्टर ए ने ऑप्ट किया है लिमिटेड आईटीसी, और बी मिस्टर ए ने ऑप्ट किया है कंप्लीट आईटीसी। तो इस केस में क्या होगा? सर इस केस में भी दोनों में एफसीएम लग जाएगा। क्यों एफसीएम लग जाएगा? क्योंकि सर यहां पर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। अगर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड होगी तभी वो आरसीएम की कैटेगरी में जाएगा। साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सर कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, और हमारा जो प्रोवाइडर है वो लिमिटेड आईटीसी ले रहा है, तो उस केस में आरसीएम लगेगी। ये 4 कंडीशंस आपको पूरी करनी है। तो क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे तो ये 4 कंडीशंस के लिए चेक कर लेना कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड आईटीसी ले रहा हो, रिसिपिएंट जो हो वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, और रेंटिंग जो हुआ हो वो पैसेंजर के मोटर व्हीकल का हुआ हो, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल। ये 4 कंडीशंस अगर पूरी हो जाए तो आरसीएम लगा देना, और अगर एक भी कंडीशन पूरी ना हो तो उस केस में आप एफसीएम लगा के आ जाना, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला आता है सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम ऑफ सेबी। Lender, that is a person who deposits the securities registered in his name or in the name of any other person duly authorized on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending. Borrower, that is a person who borrows the securities under the scheme through an approved intermediary of SEBI. देखिए, सेबी ने एक सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम निकाली है। सेबी ने एक सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम निकाली है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी सिक्योरिटी लेंड कर सकता है और बदले में चार्ज ले सकता है। तो मिस्टर एक्स ने अपनी सिक्योरिटी लेंड करी है टू मिस्टर वाई अंडर द स्कीम ऑफ सेबी, और मिस्टर वाई इसके लिए मिस्टर एक्स को लेंडिंग फीस दे रहे हैं। ये कौन है? सर ये लेंडर है जिसने अपनी सिक्योरिटी लेंड करी है, और ये वो व्यक्ति है जिसने सिक्योरिटी बोरो करी है। ये बोरोवर है, राइट। तो बोरोवर क्या करेगा? बोरोवर लेंडर को लेंडिंग फीस देगा कि तुमने मुझे को सिक्योरिटी लेंड करी है, किराए पे दी है, ये पकड़ो उसका किराया, ये पकड़ो उसकी फीस। तो इस लेंडिंग फीस के ऊपर जो मिस्टर एक्स ने चार्ज करी है, ये लेंडिंग फीस के ऊपर आरसीएम लगेगा, यानी कि जो मिस्टर वाई है
वो क्या करेंगे, इसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सर्विसेज फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू टैक्सेबल टेरिटरी। ये तो मैंने आपको बहुत शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर इंडिया के बाहर से, हमारा जो इंडिया है वो टैक्सेबल टेरिटरी है, ये क्या है, ये टैक्सेबल टेरिटरी है, और इंडिया के बाहर जितना भी एरिया है वो सब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। तो मान लीजिए यूएसए से आपके पास इंडिया में टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विसेज आती हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं सर, इसे अपन इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। और जब मैं आपको सप्लाई पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी सर्विसेज इंपोर्ट होती हैं, इस इंपोर्ट पे हमेशा क्या लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, राइट। तो जब भी सर्विसेज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में आएंगी तब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। इसका एक लौता एक्सेप्शन है OIDAR की सर्विसेज। OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। अगर OIDAR की सर्विसेज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में आती हैं तो इसमें जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस प्रोवाइडर होता है उसे ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ता है, राइट। तो इसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे, वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है। मोटी मोटी बात बस आप इतनी समझिए कि जब भी सर्विसेज इंपोर्ट होकर आएंगी इंडिया में उसके ऊपर आरसीएम लगेगा। और एक लौता एक्सेप्शन है जब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से कोई सर्विस प्रोवाइडर OIDAR की सर्विसेज दे रहा है टैक्सेबल टेरिटरी में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये जो सर्विसेज इंपोर्ट हो रही हैं इनके ऊपर एफसीएम लगेगा। बात समझ में आई? ये एक लौता एक्सेप्शन है इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। नॉर्मली सभी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगता है, except where online information database access and retrieval services has been provided from outside India to unregistered person. This service is covered under FCM. Except this, all the services gets covered under the RCM. Is it okay? चलिए यहां तक ही रखता हूं आज। इसके आगे की बातें अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।